जेबीआर क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास के अंदर चर्चा करी थी कूलॉम नियम, कूलॉम के नियम के बारे में। और कूलॉम नियम किसके लिए लागू होता है? दो स्थिर आवेशों के बीच में विराम अवस्था में स्थित जो आपके स्थिर आवेश होते हैं, विराम अवस्था या स्थिर, दोनों में से कोई भी बात हम बोल सकते हैं, पॉइंट चार्जेस होते हैं, उनके बीच में अपन विद्युत बल का मान निकालते हैं और उसकी वैल्यू हम कूलॉम के नियम की सहायता से हमने निकाली थी। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका कूलॉम के नियम की सहायता से विद्युत बल का फॉर्मूला होता है। यहाँ Q1 Q2 दोनों आवेश है जो विराम में स्थित है। अब विराम के अंदर ही ये नियम वैलिड होता है। क्यों? क्योंकि जब आवेश गतिशील होंगे तो उस स्थिति में विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी आवेशों के बीच कार्य करेगा। ठीक है। और R क्या है? दोनों के बीच की दूरी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निर्वात में विद्युत बल है। और यही यदि माध्यम में होता तो FM के द्वारा हम इसको डिनोट करते थे। पिछली क्लास में हमने ये चर्चाएं करी थी। माध्यम के परावैद्युतांक के बारे में भी आपको हमने बताया था। अब बात ये आती है कि जब हम कूलॉम के नियम के बारे में स्टडी करते हैं, मान लीजिए इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई माध्यम रखा हो, पूर्ण रूप से किसी माध्यम में रख दिया जाए, तो इनके बीच लगने वाले बल का प्रभाव माध्यम के परावैद्युतांक के गुणनफल के रूप में घट जाता है। मतलब इतने गुणा इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। पूर्ण रूप से यदि हम किसी मीडियम के अंदर इन आवेशों को लेकर के जाएंगे या रखेंगे तो बल का जो प्रभाव है एप्सिलॉन R गुणा घट जाएगा। इसी तरीके से हम आंशिक रूप से मान लीजिए थोड़ी बहुत मात्रा में T मोटाई का कोई माध्यम है और एप्सिलॉन R वाला परावैद्युतांक वाला आपका मीडियम है, तो इस स्थिति के अंदर जो डिस्टेंस रहेगी आवेशों के बीच की वो रहेगी R माइनस T प्लस T अंडर रूट एप्सिलॉन R। ये आपका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, ये आपकी डिस्टेंस हो गई, टोटल डिस्टेंस। इस कंडीशन के अंदर जो आपका फोर्स बना F इक्वल टू ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया आपका Q1 Q2 और डिस्टेंस की जगह आप क्या रखेंगे R माइनस T प्लस T अंडर रूट एप्सिलॉन R। इसके अकॉर्डिंग ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनता है। तो इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, दो आवेशों के बीच जिनके बीच में T मोटाई और एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाला कोई परावैद्युत माध्यम रखा है, तो इस कंडीशन के अंदर विद्युत बल का जो मान होगा वो इस तरीके से निकालेंगे। ये फॉर्मूला आपके काम में आएगा। अब आज हम जो चर्चा करने वाले हैं इस रिलेशन के अंदर, इस पॉइंट के अंदर, इस क्लास के अंदर, वो है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो पॉइंट चार्ज पर विचार करते हैं। मान लीजिए आपका पहला जो पॉइंट है, आवेश जो आपका है Q1 है और इसके बाद का जो आवेश मानेंगे हम वो आपका Q2 है। ये हमने ले लिया आपका आवेश Q2 है और ये क्या है, किसी निर्देश फ्रेम के अंदर है। मान लीजिए इस तरीके से ये X बन गया, ये इसका Y बन गया और ये आपका ओरिजिन मूल बिंदु हो गया। ठीक है। अब आवेश Q1 और Q2 के बीच हम लगने वाले बल का परिमाण और दिशा ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, ये निर्देश तंत्र का ओरिजिन है, इसके सापेक्ष आवेश Q1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, मतलब स्थिति सदिश निकालेंगे। तो स्थिति सदिश मान लीजिए Q1 का O के सापेक्ष आप मानते हैं R1 वेक्टर है, तो R1 वेक्टर से डिनोट कर दिया। इसी तरीके से हम Q2 का O के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, स्थिति सदिश मान लीजिए ये आपका R2 वेक्टर है। अब हम क्या करते हैं, आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 का यदि पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, Q2 का Q1 के सापेक्ष मान लीजिए R21 वेक्टर है,
और R21 वेक्टर क्या होता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये इसका पोजीशन वेक्टर आपके सामने निकल करके आ गया। अब देखिए आवेश Q1 पर Q2 के कारण फोर्स लगता है। मान लीजिए ये सहजातीय हैं, प्रकृति में समान है, तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, मतलब प्रतिकर्षित बल काम करेगा। और यदि ये विजातीय है तो इनके बीच में आकर्षण बल काम करेगा। आकर्षण बल काम करेगा कब, जब 1 प्लस 1 माइनस दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो गई, आकर्षण बल काम करेगा। दोनों की प्रकृति समान है, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो हम मानते हैं Q1 और Q2 की प्रकृति मान लीजिए सेम है, तो इस कंडीशन के अंदर Q1 पर Q2 का फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन ये बनेगी और इसका नाम रहेगा F12 वेक्टर। समझ में आ रही है आपके, समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा फायदा है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, Q2 पर Q1 का फोर्स देखते हैं, ये Q2 का फोर्स देखते हैं, Q1 का फोर्स Q2 पर देखते हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई आपके सामने F21 वेक्टर। इसकी दिशा में इकाई सदिश फोर्स की दिशा में, क्यों, क्योंकि कूलॉम का नियम की सहायता से हम जो विद्युत बल निकालते हैं और इस विद्युत बल की जो दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यानी F21 को ज्वाइन करने वाली लाइन है Q1 और Q2 को, उसकी डायरेक्शन में F21 लग रहा है। F12 की बात करेंगे तो भी इनको ज्वाइन करवाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग लगता है। सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, त्रिभुजों के सदिश नियम की बात करते हैं। त्रिभुजों के सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से, ये आप लिखते हैं सदिश संयोजन, संयोजन के त्रिभुज नियम की बात करते हैं। त्रिभुज नियम से, इस नियम से क्या करेंगे, आपके सामने ट्राइंगल है, ओ इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं आप बी। तो सबसे पहली बात आपके सामने OA है और AB है, एक ही डायरेक्शन में किसी ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको अपोजिट डायरेक्शन में बंद करने वाली जो साइड है आपकी वो OB है। इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। इसका मतलब हम क्या करते हैं, R21 वेक्टर कैसे निकालते हैं, R21 इसकी वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इस तरीके से इसकी वैल्यू निर्धारित करते हैं। तो आपके सामने सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से R21 की वैल्यू निकल करके आ गई। अब हम क्या करेंगे, आवेश Q1 पर, जो आपका Q1 पर Q2 के कारण विद्युत बल की गणना करेंगे। ये विद्युत बल निकालेंगे, ये आपके सामने विद्युत बल। देखिए विद्युत बल आपके सामने F12, तो आप क्या करेंगे, F12 की वैल्यू निकालेंगे। F12 अकॉर्डिंग, मान लीजिए ये वैक्यूम के अंदर है, वायु के अंदर है, किसी तरह का कोई मीडियम नहीं है, उस कंडीशन में F12 वेक्टर इक्वल टू बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये R स्क्वायर जो यहां से इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन R12 वेक्टर बनेगा। आ रही है बात समझ में। और इसका क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे इकाई सदिश R12 कैप। इक्वेशन नंबर आपके सामने फर्स्ट आ गई। क्या बोलेंगे यहाँ पे, यहां जो आपका R12 कैप है वो क्या है, बल जो आपका F12 वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश है, दिशा में इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। और यहां जो आप चर्चा करें R12 वेक्टर की, तो इसकी मीनिंग होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यदि ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो आपके सामने इक्वेशन बन के आती है F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मोड का स्क्वायर R12 कैप। ये आपके सामने इक्वेशन नंबर सेकंड बनता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले आवेश Q1 पर F12 बल की वैल्यू निकाली, जो किसके कारण लग रहा था, आवेश Q2 के कारण लग रहा था। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, सिमिलरली इसी प्रकार क्या करेंगे, आवेश आपका है Q2 पर Q1 के कारण
कारण विद्युत बल निकालना है। ये विद्युत बल की चर्चा करेंगे तो आपके सामने आएगा F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक चल रहा है। इसके बाद आवेश कैसे है, Q1 भी है और Q2 भी है। डिस्टेंस क्या हो गई, R21 वेक्टर के मोड का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे R21 कैप बन गया। यहां बात करते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से, तो इस इक्वेशन के हिसाब से इसको ऐसे लिख सकते हैं F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का स्क्वायर कर देंगे, R21 कैप कर देंगे। इक्वेशन नंबर यहाँ पे आप 3 लगा देंगे। क्या बोलेंगे, यहां जो आपका है R21 कैप बल F21 वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश है, दिशा में इकाई सदिश है। इकाई सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनका परिमाण केवल 1 हो, तो ये इकाई सदिश हो गया। अब हम क्या करें, देखिए हम इस बात से वाकिफ है कि आपके इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है, तो यहां से देखिएगा R12 कैप भी इकाई सदिश है, R21 कैप भी इकाई सदिश है। इन सदिशों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड कैसा है, एक दूसरे के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर लिख सकते हैं। इसलिए समीकरण 2 व 3 की बात करेंगे, 2 व 3 की बात करेंगे। यदि दोनों इकाई सदिश है, R12 जो आपका कैप है इक्वल टू हो रहा है माइनस R21 कैप के, मतलब दोनों, इसका परिमाण भी 1 है, इसका परिमाण भी 1 है। एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए इक्वल करेंगे, नेगेटिव सिंबल हम रिप्रेजेंट कर देंगे, या ऋणात्मक वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में देखें तो कोई फर्क नहीं है। यहां R2 लिख दो माइनस R1 वेक्टर लिख दो, स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। सेम ऐसी कैसी वैल्यू है। और इसके हिसाब से देखें तो फोर्स दोनों हैं, एक दूसरे के बराबर है परिमाण में, लेकिन दिशाओं में कैसे हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो क्या बोलेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा, F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। आ रही बात समझ में। इसका मतलब ये जो इक्वेशन 4 है ये बता रही है कि दोनों आवेशों पर लगने वाला जो विद्युत बल है वो परिमाण में समान है, लेकिन दिशाओं में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अर्थात जितना बल आवेश Q1 Q2 के कारण अनुभव करेगा, उतना ही Q2 आवेश Q1 के कारण अनुभव करेगा। हम ये कह सकते हैं कि दोनों आवेशों पर लगने वाला विद्युत बल परिमाण में समान है, दिशाओं में विपरीत है। अर्थात ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करेगा, क्योंकि बल सदैव युग्म के रूप में पाया जाता है। ये इक्वेशन नंबर 4 ये रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको डेराइव करते हैं। ठीक है। और इक्वेशन जो आपका 3 और 2 है वो कूलॉम नियम के सदिश निरूपण को व्यक्त करता है। कूलॉम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि ये जो होता है, पहली बात वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। वर्ग व्युत्क्रम नियम का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर जो लिखते हैं, तो R स्क्वायर वर्ग, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। दूसरी बात कूलॉम का नियम, यानी कूलॉम के नियम से ये बात स्पष्ट हो रही है महत्वपूर्ण बिंदुओं से कि कूलॉम का नियम वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। दूसरी बात, कूलॉम का नियम 2 स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाला विद्युत बल है, उसका को आप मेजर करते हैं, उसको आप फाइंड करते हैं। गतिशील अवस्था में यदि आवेश रहेंगे तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल तथा चुंबकीय बल होगा। इस वजह से न्यूटन का नियम वहां वैलिड
नहीं होता है। तीसरी बात, ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है, जो आपकी इक्वेशन बता रही है 4, कि जितना बल आवेश 1 पर है उतना ही बल आवेश 2 पर है, लेकिन दोनों का नेचर एक दूसरे के विपरीत है। हम कह सकते हैं कि सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल काम करेगा। इसके हिसाब से जो आपका कूलोम के नियम का स्थिर वैद्युतिकी में, अगला पॉइंट है कूलोम के नियम का स्थिर वैद्युतिकी में वही महत्व होता है जो गुरुत्वाकर्षण के अंदर न्यूटन के गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियम का महत्व होता है। और इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसके फीचर्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बनता है आपके सामने कि न्यूटन का जो एक तो होता है आपका विद्युत बल, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और आपसे पूछा जाए कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में से कौन सा बल अधिक प्रबल है, उदाहरण सहित समझाइए। तो हम क्या जवाब देंगे कि विद्युत बल और गुरुत्वीय बल में से विद्युत बल अधिक प्रबल होता है। इसका स्पष्टीकरण हम ऐसे देते हैं, जैसे आपके कंगा है, कंगे को सूखे बालों में आप बार बार घुमाएंगे या फिर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ेंगे, तो रगड़ने से कांच की छड़ पर धनावेश आ जाएगा, मतलब कांच की छड़ आवेशित हो गई। इसका मतलब इस छड़ पर विद्युत बल विद्यमान रहेगा। जैसे ही आप कागज के टुकड़े के समीप लेकर के जाते हैं तो कागज का टुकड़ा कांच की छड़ से आकर्षित होता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कागज का टुकड़ा पहले गुरुत्वाकर्षण बल के तहत पृथ्वी से बंधा हुआ था, लेकिन उस बल को छोड़ करके कांच की छड़ की ओर आकर्षित होता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि विद्युत बल जो होता है गुरुत्वीय बल से अधिक प्रबल है। या फिर हम मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं तो प्रोटॉन और